बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले इसमें आती फोकास्ट। लास्ट टाइम हमने न्यूटन लॉज डिस्कस की थी और उसको मैं 1-2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, फिर आगे हम कोलिशंस की तरफ जाते हैं। न्यूटन लॉज में हमने ये देखा था 3 लॉज हैं न्यूटन की, और पहली लॉ की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ अबाउट इनर्शिया, तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। वो इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इट्स यूनिफॉर्म मोशन until and unless some external force acts on it। अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम, वो ज़ीरो आए तो इसका मतलब है कि बॉडी का कि मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक, और एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो होगी। तो ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ में जो है दैट इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि किस तरह किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है। सो दैट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ फोर्स। फोर्स जो है अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो ना हो तो वो किस चीज़ की इक्वल है, एफ एक्सटर्नल जो है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये उसका इफ़ेक्ट होगा। अगर नॉन ज़ीरो होगा तो वो मोमेंटम को चेंज कर सकेगा, तो मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज जो है उसको हम फोर्स कहते हैं, बिकॉज फोर्स ही है जो कि मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस करता है। और अगर इसको P की जगह M भी लिख लेते हैं तो दोबारा यहाँ से आप ये डिराइव कर सकते हैं MA। तो ये दोनों न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चंस पूछती हूँ जिसमें अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्वेश्चन इज ऑप्शन में आ जाता है इम्पल्स, फोर्स, टॉर्क, नन। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मोमेंटम की बजाय लीनियर मोमेंटम लिख लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे 5th चैप्टर में। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इसे क्या कहते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स को न्यूटन सेकेंड लॉ याद होता है तो वो जल्दी में कह लेते हैं कि जी चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स है, हालांकि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ फोर्स है। चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज़ इम्पल्स, जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें तो इम्पल्स हमारे पास एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी आता है, जबकि मोमेंटम में टाइम का जो रेट ऑफ चेंज है वो फोर्स होता है। तो इसलिए ये इम्पल्स आंसर आएगा, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। ये बात याद रखनी है। और थर्ड लॉ जो है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो मैग्नीट्यूड में एक्शन के इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। अब इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है,
थर्ड लॉ पे a body X exerts force F on another body Y. Can the reaction of body Y balance the force exerted by body A? दो बॉडीज हैं, एक बॉडी बी है एक बॉडी ए है और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं। अब बॉडी ए जो है बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाती है, दैट इज़ एफ। और हम ये पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ में कि बॉडी बी सिमिलरली इतनी ही फोर्स बॉडी ए के ऊपर लगाएगी, सो दैट फोर्स वुड आल्सो बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सेम फोर्स, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस एफ होगा, ये चूँकि डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं। मसला इसमें क्या है, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते और उसका रीज़न ये है कि दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते। अगर आप कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए, आप दो फोर्सेस का सम ज़ीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट करें। सो आप लिखेंगे नो दे it cannot balance that force because they act on different bodies. The forces act on different bodies. इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। सो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम एक और कंडीशन ले लेते हैं थर्ड लॉ की, क्योंकि ज़ाहिर है डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। जब आप चलते हैं, एग्जांपल्स जो हैं, आपका चलना, क्योंकि आपके जूतों और फर्श के दरमियान इंटरेक्शन होती है, आप आगे की तरफ आप ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ज़मीन आपको आगे की तरफ धकेलते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, परिंदे हवा को पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो आगे की तरफ जाते हैं। रॉकेट इन एटमॉस्फेयर के अंदर जब रॉकेट जाता है तो वो हवा को पीछे की तरफ धकेलता है और ख़ुद आगे की तरफ जाता है। एंड कोलिजन्स की बहुत सारी एग्जांपल्स, और कोलिजन्स को आगे हम डिटेल से भी देखते हैं। तो ये बातें थर्ड लॉ में आपने याद रखनी है। सबसे अहम चीज़ ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर भी कोई फोर्स लग रही है F1 और इधर भी कोई फोर्स लग रही है F2, और F1 F2 के साथ मैग्नीट्यूड में सेम हो और वो कंकरेंट भी हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम हो, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास होते हों, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इनका सम जो है F1 प्लस F2, इनका वेक्टर सम हमारे पास 0 वेक्टर आता है। ये अब एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। बेशक ये कंकरेंट ना भी हो, F1 इधर हो और F2 इधर हो, तब भी समेशन ऑफ फोर्सेस हमारे पास 0 ही आएगा। लेकिन चूँकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन रोटेशन मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट आर्म मौजूद है, या जिसको हम कपल आर्म कहते हैं। दो सेम फोर्सेस लगे हैं तो इसको कपल कहते हैं, और F1 और F2 के दरमियान कपल आर्म मौजूद है, इसलिए यहाँ पर रोटेशन होगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बहरहाल इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट करें।
अगर दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करें तो वो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते।